हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है और उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्यों वो एचआरएम से अलग है, क्या क्या एचआर के रोल्स इंक्लूडेड हो जाते हैं जब वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। तो पहले हम समझते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। जैसे कि नाम से रिजेंबल हो रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज जो एक जनरल ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज होती हैं वो जब इंटरनेशनल लेवल पे की जाती हैं तो वो हो जाती हैं इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड रहता है कि एचआर के सारे फंक्शन जो एक एचआरएम मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है वो सारे फंक्शन लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन, ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, करियर मैनेजमेंट, सारे एस्पेक्ट इंक्लूडेड रहते हैं। प्लस बिजनेस स्ट्रेटजीज, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटजीज होती हैं वो इंक्लूडेड होती हैं। तो क्या होता है, फंक्शंस ऑफ एचआरएम प्लस स्ट्रेटजी बनाती हैं आईएचआरएम को। ठीक है। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से ओरिजिन कंट्रीज उसमें इंक्लूडेड रहती हैं। तीन तरह की कंपनी इंक्लूडेड रहती हैं। फर्स्ट, पेरेंट कंट्री नेशन, सेकंड होस्ट कंट्री नेशन और थर्ड कंट्री नेशन। पेरेंट कंट्री नेशन वो होती है जहां से कंपनी का ओरिजिन होता है। मान लीजिए एक यूएस की कंपनी है, ठीक है, तो वो जो एम्प्लॉयज जो यूएस से हायर किए गए हैं वो क्या हो गए, पेरेंट कंट्री नेशन, क्योंकि यहाँ की कंपनी है। अब उसने एक सेटअप बनाया है इंडिया में आके। ठीक है। अब जो इंडिया से जो हायर होंगे वो कौन से होंगे, होस्ट, क्योंकि इस कंपनी को किसने वेलकम किया है, इंडिया ने। तो इंडिया से जो एम्प्लॉय हायर होंगे वो होंगे होस्ट कंट्री नेशन। और थर्ड कंट्री नेशनल्स वो होते हैं जो ना यूएसए से हैं ना इंडिया से हैं, जो ना तो ओरिजिनल कंपनी से हैं जहाँ से ओरिजिन है कंपनी का और ना ही होस्ट कंट्री से हैं, वो होते हैं थर्ड कंट्री नेशन। मान लीजिए आप कोई जापान से आके, पाकिस्तान से आके, चाइना से आके अगर या इंडिया में आके जॉब कर रहा है उस कंपनी में जो यूएसए ने सेटअप किया है तो वो थर्ड कंट्री नेशनल हो गया। एलिमेंट्स ऑफ आईएचआरएम, डोलिंग ने 1999 में 6 ऐसे फैक्टर बताए थे, 6 फैक्टर्स डिफाइन किए थे जो डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं इंटरनेशनल एचआरएम में और एक डोमेस्टिक एचआरएम में। इंटरनेशनल एचआरएम की जब हम बात करते हैं तो एचआर की एक्टिविटीज वाइड हो जाती हैं। कैसे वाइड हो जाती हैं, मान लीजिए अब रिक्रूटमेंट पॉलिसी ही है एक कंपनी में। अगर हम डोमेस्टिक एचआरएम की बात करें तो एक जैसी पॉलिसीज है, हर बंदा आएगा उसको हम एक जैसे ट्रीट करेंगे। लेकिन अब जब इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे तो पेरेंट वाले से, जो पेरेंट नेशन का होगा उससे कैसे भी बात करेंगे, उसका रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज अलग होंगी, होस्ट कंट्री वाले के लिए अलग होंगी, थर्ड कंट्री वाले के लिए अलग होंगी, अलग क्वेश्चन होगा। तो ये जो एक एग्जाम्पल है रिक्रूटमेंट का, ऐसे ही हर एस्पेक्ट पे, चाहे वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे हो, सिलेक्शन पे हो, कंपनसेशन प्लान पे हो, हर एस्पेक्ट पे एचआरएम की एक्टिविटीज वाइड हो जाती हैं। नीड फॉर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, डेफिनेटली अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन से लोग आते हैं, अलग अलग लाइफ स्टाइल से लोग आते हैं। तो उस चीज को मर्ज करना, उस चीज को समझना, इंट्रीग्रेट करना अपने कॉलेज में, अपने कॉलेज में कह लो या फिर कंपनी में कह लो, तो उसको क्या बोलते हैं कि हमें अपनी एचआर को, अपनी कंपनी को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव सेट करना पड़ेगा ताकि एम्प्लॉयज अलग अलग एस्पेक्ट को समझ पाए, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो। मोर इन्वॉल्वमेंट इन पर्सनल लाइफ ऑफ एम्प्लॉयज, डेफिनेटली मान लीजिए आप कोई यूएसए से बंदा इंडिया में एक कंपनी में काम करने है, उसका कोई रिलेटिव नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं, यहाँ नहीं है, तो कंपनी का अगर थोड़ा भी चेंज होगा उसके लिए जो भी आसपास हो रहा है वो कंपनी से हो रहा है। अब अगर कंपनी में थोड़ा भी चेंज आ रहा है तो उसके पर्सनल लाइफ में चेंज आ रहा है, तो उसके पर्सनल लाइफ मोर हाईली इन्वॉल्व हो जाती है कंपनी से, क्योंकि वो पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, पूरा सुबह से लेकर शाम तक कंपनी से ही जुड़ा हुआ है। रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज एंड शिफ्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी चेंज, अगर कंपनी की इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है कि भाई अब हमें यहाँ पे 4 यूनिट नहीं सिर्फ 2 यूनिट रखनी है, तो स्टाफिंग वापस भेजना पड़ेगा, चेंज करनी पड़ेगी, किस तरह से रिक्रूट करना है, हमें नई टेक्नोलॉजी लानी है तो उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्टाफिंग को रखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे स्ट्रेटेजी चेंज होती है स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट्स में भी चेंज आता है। हायर रिस्क, डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क हायर होता है। क्यों? क्योंकि एक तो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने का बहुत बड़ा इशू रहता है, एक दूसरे को समझना, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग लाइफ स्टाइल से आके। और दूसरा होता है हायर, दूसरा होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी,
कॉन्फिडेंशियलिटी लीक होने का बहुत बड़ा रिस्क रहता है जब हम अलग अलग जगह से लोगों को हायर करते हैं। कल अब IHRM की जरूरत क्यों पड़ी? एक डोमेस्टिक HRM भी तो ये सारी एक्टिविटीज कर रहा था, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फिर क्यों जरूरत है IHRM की? जरूरत इसलिए है क्योंकि जब अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं, है ना। अब हम देखते हैं इंडिया में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में कल्चर चेंज हो जाता है, लोगों को सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, काम करने का तरीका चेंज हो जाता है। तो एक दो कंट्रीज, तीन कंट्रीज की जब बात करेंगे तो कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। उसको मैनेज करने के लिए IHRM की जरूरत है। दूसरा होता है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के लिए, वर्कफोर्स में डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज करना होता है? मान लीजिए मैं या आप एक एम्प्लॉयज हैं इंडिया के और इंडियंस आपके आसपास काम कर रहे हैं, तो आप उनके साथ ज्यादा इन्वॉल्व फील कर पाते हैं, अपना रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा फील कर पाते हैं रेदर देन अदर कल्चर के लोग होते हैं, अदर लाइफ स्टाइल के लोग होते हैं, तो आप शायद उनसे उतना इन्वॉल्व फील ना कर पाए और आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी ना रहे। लैंग्वेज डाइवर्सिटी। अब तीन कंपनी से अगर हमने, तीन कंट्रीज से, चार कंट्रीज से लोग हमने हायर किए हुए हैं एक कंपनी के अंदर, तो उनके लैंग्वेज में डिफरेंस होगा, उनके लैंग्वेज में, उनकी टोन में डिफरेंसेस होते हैं। तो उसको मैनेज करना, मान लीजिए एक इंग्लिश है, कॉमन लैंग्वेज बन चुकी है, स्टिल मान लीजिए एक इंडियन एम्प्लॉय है जिसको इंग्लिश नहीं आती, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा सामने वाले को? तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि कम्युनिकेशन बेटर हो सके, एक मीडिएटर क्रिएट करना होगा ताकि वो समझ सके, ताकि राइट इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो पाए, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, अलग अलग जगह पे अलग अलग परचेजिंग पावर है, लाइफ स्टाइल है, तो उस इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को भी मैनेज करने के लिए IHRM की जरूरत है। कैसे पे स्केल रखना है, कैसे कंपनसेशन देना है, तो उस इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को भी दिमाग में रखना होता है। अब कल्चरल डाइवर्सिटी को हम कैसे देख सकते हैं? कहीं कहीं इंडिविजुअलिज्म को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, कहीं कलेक्टिविज्म को। जैसे कि US जैसी कंपनी है जहाँ पे लोग आइसोलेटेड होकर काम करना पसंद करते हैं, अकेले काम करना पसंद करते हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना पसंद करते हैं, तो वहाँ इंडिविजुअलिज्म हो गया। कलेक्टिविज्म जहाँ पाकिस्तान हो गया, सिंगापुर हो गया, जहाँ पे लोग कलेक्टिव होकर काम करना पसंद करते हैं। अब आप बोल रहे होंगे मैंने इंडिया का नाम क्यों लिया? क्योंकि इंडिया पूरी तरह से ना तो इंडिविजुअलिज्म पे है ना ही कलेक्टिविज्म पे है। स्टिल वो कलेक्टिविज्म की तरह ज्यादा, की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, तो हम इसको ये मान लेते हैं। आप मान लीजिए कि एक बंदा USA से आया है इंडिया में जॉब करना, अब उसको आइसोलेटेड होके काम करना पसंद है। अब यहाँ का जो बंदा है वो सोच रहा है कि शायद ये इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा, शायद इसको और वो उसको साथ और इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है उस चीज को मेंटेन करने के लिए भी IHRM की जरूरत होती है। पावर ओरिएंटेशन, जहाँ पे ज्यादा पावर ओरिएंटेशन होती है, जहाँ पे पावर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहाँ पे हिरार्की की बात होती है कि हाँ भाई ये हमसे ज्यादा पावरफुल है, वहाँ पे अथॉरिटी की बात होती है। और जहाँ पे लेस पावर ओरिएंटेशन होता है वहाँ पे अथॉरिटी को इतना मायने नहीं दिए जाते। अनसर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस क्या होता है कि रिस्क टेकिंग पावर जिसको हम बोलते हैं, कि रिस्क लेने की जो हमारी क्षमता होती है, हमारी विलिंगनेस होती है। मान लीजिए डेवलपिंग कंट्रीज में जो एम्प्लॉयज होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज से जो एम्प्लॉयज हायर किए जाते हैं, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है कि उनको रिस्क लेने का उतना आदत नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए अपना रखे होते हैं। और जो डेवलप्ड कंट्री से आते हैं उनको कुछ बड़ा करना होता है, ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट भी रिड्यूस करने के लिए IHRM की जरूरत होती है कि कैसे उनके गोल्स को मैच किया जाए, एक जगह पे कलेक्ट किया जाए। एक होता है मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। यहाँ पे बात मेल और फीमेल के नेचर की हो रही है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैस्कुलिनिटी में जो लोग हैं वो सारे मेल ही हो और फीमेलिटी में जो लोग हैं वो सारे फीमेल ही हो। इसका क्या मतलब है? मैस्कुलिनिटी में मतलब जो करियर को लेकर ज्यादा ओरिएंटेड है, मनी को लेकर ज्यादा ओरिएंटेड है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो आते हैं मैस्कुलिनिटी के अंदर। फेमिनिटी के अंदर आते हैं जो रिलेशनशिप को ज्यादा मायने देते हैं। तो ऐसे दो अलग अलग आइडियोलॉजी के लोगों को मैच करने के लिए भी जरूरत होती है IHRM की। टाइम ओरिएंटेशन, टाइम, अलग अलग टाइम पे जो लोग काम करना पसंद करते हैं, अलग अलग टाइमिंग को, उनकी टाइमिंग को मैच करना, सिंक करना भी काम होता है IHRM का। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, जिससे हम बात कर चुके हैं, होम कंट्री
होस्ट कंट्री और थर्ड कंट्री की, ये डाइवर्सिटी होती है। अब कभी कभी हम क्या देखते हैं कि IHRM के अंदर एक एम्प्लॉयज को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, मोबिलिटी दी जाती है ताकि वो अपनी जॉब परफॉर्म कर पाए। तो एक होते हैं एक्सपेट्रेट। एक्सपेट्रेट क्या होते हैं? जो होम कंट्री से होस्ट कंट्री में जाते हैं अपनी एक जॉब को परफॉर्म करने, ठीक है, जॉब करने। एक होते हैं इनपेट्रेट, मतलब इन आना। तो होस्ट कंपनी से या थर्ड कंपनी से जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो है इनपेट्रेट। एक हो गया रिपेट्रेट। रिपेट्रेट क्या होते हैं कि किसी काम को करने के लिए हमारी होम कंट्री से एक एम्प्लॉय भेजा था होस्ट कंट्री में, अब उसका काम हो गया और वो रिवर्ट आ गया, वापस आ गया, तो हो गया रिपेट्रेट। अब है वेरियस HR रोल्स इन HRM। क्या होता है? चैंपियंस प्रोसेस, चैंपियंस डेवलप करना, मैनेजर्स को ट्रेन करना, उनको आइडिया देना, उनकी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सारी प्रोसेस को मेंटेन रखना, तो वो होता है चैंपियंस ऑफ प्रोसेस। गार्जियन ऑफ कल्चर, सारे जितने भी तरह के एम्प्लॉयज हैं, जितने भी कल्चर हैं, उन सबके कल्चर को मेंटेन रखना ताकि किसी का भी कल्चर हार्म ना हो, तो गार्जियन भी होते हैं। इफेक्टिव पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर, डेफिनेटली जो HRM अपने एम्प्लॉयज को जिस हिसाब से वो ट्रीट करते हैं, कहते हैं ना कि हमारा जो एम्प्लॉयज होते हैं वो इंटरनल कस्टमर होते हैं, वो बाहर वाले कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये इफेक्टिव नेटवर्क लीडरशिप, डेफिनेटली वो जब HRM है, जब हम नई कंट्री में जाते हैं तो हमारे उतना नेटवर्क नहीं होता, तो HR क्या करते हैं कि ऐसे एम्प्लॉयज को हायर करते हैं जो ज़्यादा नेटवर्क क्रिएट कर सकें, है ना। और एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉयज को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए कि हाँ यहाँ भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, उनको ऐसे पॉलिसीज दी जाए। बिल्डर्स हैं, हर तरह से बिल्ड करते हैं, चाहे वो प्रोसेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। चेंज पार्टनर्स, एक्सटर्नली जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको इंटरनली कैसे कोऑपरेट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसको मेंटेन करते हैं। नेविगेटर, रिलेशनशिप चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, कल्चरल हो, हर तरह के जो रिलेशनशिप को मैनेज करते जाते हैं, उनके बीच के गैप को खत्म करते जाते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड रिक्रूटमेंट पॉलिसीज, 3 तरह की रिक्रूटमेंट पॉलिसीज होती हैं, एंथियोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। एंथियोसेंट्रिक क्या होती हैं? जो होम कंट्री के अकॉर्डिंग, मान लो यूएस की कंपनी है और यूएस में जो नियम चलते हैं रिक्रूटमेंट के वही लागू हो रहे हैं हर जगह, तो हो गया एंथियोसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक, यूएस की कंपनी यूएस में गई तो वैसे हायर किया, इंडिया में आई तो इंडिया में जैसे हायर किया, चाइना में गई तो चाइना में जैसे हायरिंग होती है वैसे किया, तो वो पॉलीसेंट्रिक हो गई, ठीक है। जियोसेंट्रिक, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो हाँ चीज़ अभी मैंने आपको बात की थी टाइम ओरिएंटेशन की, जो शायद क्लियरिटी नहीं बनाई थी मैंने। हाँ, टाइम ओरिएंटेशन क्या है कि कुछ लोग हैं कि बात करते हैं कि हायर एक लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट होता है, उनके लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो अपने प्रेजेंट को पास्ट को शॉर्ट टर्म में देखते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस वाला इंसान होता है, एक लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन वाला इंसान होता है। तो उनके एस्पेक्ट को, उनके ओरिएंटेशन को मिलाना भी IHRM का काम है।